हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमने वेक्टर्स पढ़ने क्यों हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट वेक्टर्स हम यहाँ पर इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज 10.1 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो ये वीडियो बेसिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन अवर डे टू डे लाइफ हम बहुत सारी क्वेरीज को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर हाइट, तो क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस कि मेरी हाइट लाइक 5.3 है, मेरी हाइट 6 है, मेरी हाइट 1.6 है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सन्स विल गिव डिफरेंट आंसर्स, राइट। बट आंसर्स क्या होंगे, हमेशा यहाँ पर एक रियल नंबर ही होंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है दिस इंक्लूड्स ओनली वन थिंग दैट इज मैग्नीट्यूड, है ना। अब अगर आप दूसरी क्वेरी को ऑब्जर्व करो, हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट्स अ बॉल टू गिव अ पास टू द अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, ताकि वो गोल कर सके। अब यहाँ पर क्या करेगा, एक कितनी मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ वो बॉल को पास करे और दूसरा किस डायरेक्शन में पास करे, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब कितनी मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ पास करेगा दैट इज़ मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में पास करेगा दैट इज़ डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर इंक्लूडेड। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अब बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम दो तरह की क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। द नंबर वन इज़ स्केलर एंड नंबर टू इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेरी में आपको बताया था व्हाट इज़ योर हाइट वाली। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इन सब क्वांटिटीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नंबर टू इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एंड मैनी मोर। अब इस चैप्टर में हम बात किस किस चीज़ की करेंगे, क्या स्टडी करने वाले हैं। द नंबर वन इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट वेक्टर्स। नंबर टू इज़ वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। नंबर थ्री इज़ अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब यहाँ पर एक एल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है इन द प्लेन और द 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इस लाइन को हम डायरेक्टेड लाइन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट गिव्स अ डायरेक्शन। ये अपसाइड जा रही है और ये डाउन साइड जा रही है, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे हमेशा डायरेक्टेड लाइन। अब इसी अगर डायरेक्टेड लाइन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें टू द लाइन सेगमेंट ए बी, तो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन सेगमेंट ए बी पे आपने क्या करा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो हमने क्या करा, एक मैग्नीट्यूड प्रिस्क्राइब कर दिया ऑन द लाइन एल विद वन ऑफ द 2 डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वो लाइन सेगमेंट होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये जो दोनों लाइंस थी इसमें क्या था, सिर्फ डायरेक्शन था, और इस लाइन में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाए उसे हम बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर इस वेक्टर को हम डिनोट कैसे करेंगे, हमने लिखा ए बी और उसके ऊपर इस तरह से एरो डाल दिया, तो दिस डिनोट्स द वेक्टर। और रीड कैसे करना है इसको, वेक्टर ए बी, या सिंपली एज इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर। ओके, अब पॉइंट ए जहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर। और बी जहाँ पर ये वेक्टर एंड हो रहा है इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। अब द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, मैग्नीट्यूड, या फिर कह सकते हो लेंथ ऑफ द वेक्टर है। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है मैग्नीट्यूड को, जैसे हमने ए बी वेक्टर था उसके साइड पे मॉड लगा दो, या ए वेक्टर लिखा था तो उसके साइड पे मॉड लगा दो, या सिंपली हम लिख सकते हैं ए। और एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर का।
एक कंसिडर करते हैं एक पॉइंट P इन द स्पेस और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y, z। विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन हम हमेशा बात करेंगे और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0, 0, है ना। अब अगर बात करें कि हमारे पास एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z और इसकी हमें पोजीशन देखनी है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो ये वेक्टर OP क्या हो जाएगा, हैविंग O एंड P। O क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है और P क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द O। इसको हम क्या बोलेंगे, OP वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको याद होगा। अब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ये निकाला है। कैसे निकाला है मैं बता देती हूँ आपको। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना। तो O और P के ऊपर मैंने क्या लगाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। तो ये मेरा बन जाएगा OP वेक्टर, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। एक और बात, हम इस पोजीशन वेक्टर को हम सिंपल R वेक्टर भी बोल सकते हैं या OP वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स की। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर R, यानी कि पोजीशन वेक्टर जो एंगल्स बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x, y, z रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स। अब इसको समझने के लिए नेक्स्ट फिगर यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए ये ओरिजिन है मेरा, ये कोई पॉइंट P इन द स्पेस है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y, z है और आपको दिख रहा है कि ये वाला जो है OP वेक्टर जो है दिस इज माय पोजीशन वेक्टर या R वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वेक्टर है x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और ये z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय वेक्टर R विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x, y, z। तो आपको दिख रहे हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं द कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स। कोसाइन एंगल्स मतलब वैल्यूज मतलब कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा, डिनोटेड बाय L, M एंड N रिस्पेक्टिवली। ज़्यादातर हम L, M, N को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है इनकी जो कोसाइन वैल्यूज़ हैं इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n से रिस्पेक्टिवली, ओके। अब बात आती है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल OAP वाला ट्रायंगल देखें तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को याद करें तो हमारा जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पर एंगल कितना है, अल्फा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन r हो जाएगी, ये वाला x और डिवाइडेड बाय दिस r वेक्टर, ठीक है। कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन r, कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, z अपॉन r। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन रेशोज़ की। अब अगर हम इसको कॉस अल्फ़ा को L लिख लें, L इज इक्वल टू एक्स बाई आर लिख सकती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी होगी, LR होगी। यहाँ पर कॉस बीटा को अगर मैं M लिख लूँ y अपॉन r, तो ये y की वैल्यू होगी MR। और कॉस गामा को अगर मैं n लिख लूँ, n इज इक्वल टू z अपॉन r, तो z की वैल्यू हो गई NR, ठीक है। तो या देखो LR, MR और NR नंबर्स जो है ये दीज आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशोज बोला जाता है इनको ऑफ द वेक्टर R। तो तीन टर्म्स हो गई, डायरेक्शन एंगल्स हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए और डायरेक्शन रेशोज हो गई, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ABC से रिस्पेक्टिवली, ओके। अब अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें दैट इज कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यूज़ पुट करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ
तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं लाइक एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, इनका टोटल कितना होता है, 1 होता है। बट जो हमारी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं दीज आर नॉट इक्वल टू 1 इन जनरल। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है यहाँ पर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्टर्स की। तो बहुत सारे तरह के वेक्टर्स होते हैं। द नंबर 1 इज ज़ीरो वेक्टर। अब ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है, नाम से पता चल रहा है कि जिसका टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करे, ठीक है ना। ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, यही इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो जिस भी वेक्टर का ऐसा टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए उसको हम बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ज़ीरो के ऊपर इस तरह से वेक्टर का साइन लगाया जाता है। एक और बात मैं यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को, हमेशा जब भी हम वेक्टर्स की बात करें तो हमेशा ये सिंबल लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि तभी पता चलेगा। अगर आप नॉर्मली ए बी लिखोगे और इस तरह से अगर ए बी लिख रहे हो तो तभी पता चलेगा ना। अगर आप एरो लगाओगे, सिंबल लगाओगे, तभी पता चलेगा कि आप वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर ये जो ज़ीरो वेक्टर है इसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, तो कोई डिस्टेंस तो कवर किया ही नहीं उसने, तो कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसलिए कोई डायरेक्शन भी असाइन नहीं की जा सकती। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कुछ नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर ना तो इसका मैग्नीट्यूड है, नो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसे हम ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा A to A वेक्टर, B वेक्टर रिप्रेजेंट्स द ज़ीरो वेक्टर। नंबर 2 इज़ यूनिट वेक्टर। नाम से पता चल रहा है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वेक्टर है A, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, इस वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, 1 है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, नॉर्मली हम वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, जब यूनिट वेक्टर आ जाता है तो हम इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, तो ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 इज़ को इनिशियल वैक्टर्स। अब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स जिनके सेम इनिशियल पॉइंट हों, ठीक है, नाम से पता चल रहा है को इनिशियल मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, है ना, A B C वेक्टर्स, इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है। फाइनल पॉइंट्स चाहे अलग अलग हैं बट इनिशियल पॉइंट इज सेम, सो दीज आर नोन टू बी को इनिशियल वेक्टर्स। Number 4 type is collinear vectors. 2 or more vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction. ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो बट वो क्या होने चाहिए, सिर्फ पैरेलल टू द सेम लाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एक छोटा वेक्टर है और एक बड़ा वेक्टर है, अगर कोई एक लाइन है L और ये जो वेक्टर्स हैं दोनों पैरेलल हैं टू द सेम लाइन, राइट, चाहे उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट अगर वो पैरेलल हैं टू द सेम लाइन, these vectors are known to be collinear vectors. Like for example यहाँ पर A वेक्टर है ये और ये एक B वेक्टर है। A एंड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो अलग अलग है बट वो डायरेक्शन L लाइन जो है इसके दोनों के क्या है, पैरेलल है टू द सेम लाइन, सो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हैं A एंड B, दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, मैग्नीट्यूड चाहे सेम है एंड दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन L, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। 5th वन इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल के नाम से पता चल रहा है बराबर के वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे A और B अगर 2 वेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू द B वेक्टर।
ठीक है। सिक्स्थ वन इज नेगेटिव ऑफ अ वैक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वैक्टर। कहता एक ऐसा वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक वैक्टर है ए और दूसरा वैक्टर है बी, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई वैक्टर ए बी है तो हमने अगर लिखा है बी ए वैक्टर, तो वैक्टर बी ए जो है दिस इज अ नेगेटिव ऑफ द वैक्टर ए बी, ठीक है, और रिटर्न एज बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो डायरेक्शंस मैंने यहाँ पर लिख ली, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। तो सबसे पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ करना है, तो ये हो गया ईस्ट मेरा और ये हो गया नॉर्थ मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन है मेरा, यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे ओ पी, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ हमने ये ओ पी जो वेक्टर है वो ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी और इसको हम बोलेंगे ओ पी वैक्टर है ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करेंगे, डिफाइन करेंगे स्केल को और मार्क करेंगे 40 किलोमीटर। अब किलोमीटर शो करना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 40 किलोमीटर कितने हो गए, 4 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर यहाँ पर इस तरह से लगा लिया। तो 4 हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये वाला जो चीज़ है वो हमारी 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारा क्या बन गया, ओ पी जो है दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैक्टर। ओके, तो इस तरह से आपको ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्लासिफाई करना है फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वैक्टर्स। तो जिसमें मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्केलर और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो होगा हमारा वैक्टर, ठीक है। नंबर 1 इज 10 kg। तो 10 kg सिर्फ वेट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर्स हमारा डिस्टेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ओके, थर्ड वन इज 40 डिग्री। 40 डिग्री, एक डिग्री के बारे में बात की गई है, तो ये एक हो गया स्केलर क्वांटिटी। 40 वॉट, पावर के बारे में, पावर है 40 वॉट, तो ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है ये यूनिट है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के बारे में बात की गई है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तो आसान ही है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर कि हमारे पास टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस मैंने बोला 5 किलोमीटर है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है। फोर्स मैंने बात करी 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन, और फोर्स किस तरफ लगाई मैंने, डाउनवर्ड्स लगाई। तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम, 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन फिगर 10.6, तो ये आपको फिगर गिवन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वैक्टर्स, तो आपको बताना है कौन कौन से ये वैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज को इनिशियल वैक्टर्स क्या थे, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास A B C D 4 वेक्टर्स है। सेम इनिशियल पॉइंट किसका है, तो देखो यहाँ से ही A निकल रहा है, यहीं से ही D निकल रहा है। सो A वेक्टर एंड D वेक्टर आर द को इनिशियल वैक्टर्स, ठीक है। तो ये नंबर 1 का आंसर हो गया।
सेकेंड वन इज इक्वल वैक्टर्स। इक्वल क्या होते हैं? इक्वल वैक्टर्स होते हैं सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो सेम मैग्नीट्यूड देखो, ए और सी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये नहीं हो सकते। बी और डी को ध्यान से देखो, तो बी और डी जो हैं दीज आर इक्वल वैक्टर्स बिकॉज दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन की तरफ वो जा रही हैं। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट इज कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब यहाँ पर अगर हम बी और डी की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो बी और डी जो है वो इस दो लाइन के पैरेलल तो हैं बट ये इक्वल भी हैं। उसने बोला कोलिनियर भी चाहिए बट नॉट इक्वल भी चाहिए। अब अगर मैं बात करती हूँ ए और सी वैक्टर की और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एल लाइन, ठीक है। अब ए और सी जो हैं दीज आर पैरेलल टू द लाइन एन, ठीक है, और ये इक्वल भी नहीं है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड सी आर कोलिनियर और यहाँ पर ये इक्वल भी नहीं है। So moving to the last question of today's video, that is question number 5. Answer the following questions as true or false. A and minus A are collinear. अब यहाँ पर देखो A and minus A. A and minus A को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लेट अस से ये हमारे पास ये A वेक्टर है, माइनस A क्या मतलब हो गया? इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया मतलब ये माइनस A वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर बन गया। अब अगर एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ठीक है, और ये एल लाइन के दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, तो ये चाहे डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है बट दीज आर कोलिनियर। सो ये जो पॉइंट है, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 2 इज टू कोलिनियर वैक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखो एक वेक्टर अगर छोटा है और दूसरा वेक्टर अगर बड़ा है, ठीक है, और ये पैरेलल है टू द लाइन एल, ये चाहे जैसा भी मैग्नीट्यूड हो, दो वैक्टर्स कोलिनियर वैक्टर्स तब होते हैं जब वो पैरेलल टू द सेम लाइन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यही स्टेटमेंट था इसका। सो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी नहीं है। थर्ड वन इज टू वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब दो वैक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड है वो कोलिनियर होते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास अगर ए वेक्टर है और दूसरा एक वेक्टर इस तरह से बी वेक्टर है, दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर है बट क्या ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल है? नहीं है। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि हमेशा जब भी दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड होगा वो कोलिनियर होंगे ही होंगे। सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। दो कोलिनियर वेक्टर्स की बात करी गई है। दो कोलिनियर वेक्टर्स है दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है और ये एक कोई भी लाइन के पैरेलल है एल लाइन, सो कोलिनियर हुए, है ना। अब उसने बोला सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर ऑपोजिट है। सो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि दो कोलिनियर वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो वो हमेशा इक्वल ही होंगे।